भारत के गद्दार। दोस्तों, भारतीय इतिहास के 5 बड़े गद्दार कौन थे? आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक यही है। अगर आप भी जानना चाहते हैं भारतीय इतिहास के गद्दारों के बारे में, तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कुछ ऐसी कहानियां और किस्से जो आपने कहीं और नहीं देखी होंगी। तो आइए जानते हैं भारतीय इतिहास के 5 बड़े गद्दार। दोस्तों, 712 एडी में इस्लामिक आक्रमणकारी भारत में आने शुरू हुए और 1600 में अंग्रेज व्यापार के नाम पर भारत आए, जिस कारण भारत लगातार विदेशियों के निशाने पर था। इन विदेशियों को हमेशा ही भारत के अंदर बैठे गद्दारों का साथ मिला, जिन्होंने अपना जमीर गिरवी रख दिया और अपने ही देश के साथ गद्दारी की। अगर ये गद्दार ना होते तो आज भारत का इतिहास गुलामी की जंजीरों के बजाय समृद्धि की कथा कहता। तो सबसे पहले है जयचंद। जब जब इतिहास के पन्नों में राजा पृथ्वीराज चौहान का नाम लिया जाता है, तब तब उनके नाम के साथ एक और नाम जुड़ता है, और वो नाम है जयचंद का। किसी भी धोखेबाज, गद्दार या देशद्रोही के लिए जयचंद का नाम तो मानो मुहावरे की तरह प्रयोग किया जाता है। साथ ही जयचंद को लेकर एक मुहावरा खूब चर्चित है, जयचंद तूने देश को बर्बाद कर दिया, गैरों को लाकर हिंद में आबाद कर दिया। दोस्तों, जयचंद ने दिल्ली की सत्ता के लालच में मोहम्मद गौरी का साथ दिया था और युद्ध में गौरी को अपनी सेना देकर पृथ्वीराज को हरा दिया था। मगर युद्ध जीतने के बाद गौरी ने राजा जयचंद को भी मार दिया और उसके बाद गौरी ने कन्नौज और दिल्ली समेत कई अन्य राज्यों पर कब्जा कर लिया। जयचंद ने न सिर्फ पृथ्वीराज को ही धोखा दिया, बल्कि समस्त भारत को धोखा दिया, क्योंकि गौरी के बाद देश में इस्लामिक आक्रमणकारी हावी होते चले गए थे। दूसरे नंबर पर है मानसिंह। पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप में कौन अधिक महान, इस पर चर्चाएं कितनी हो सकती हैं। वहीं उनके समकालीन राजद्रोही मानसिंह और जयचंद के बीच भी गद्दारी की क्षमता में मुकाबला कड़ा मिलेगा। एक तरफ जहां महाराणा प्रताप संपूर्ण भारतवर्ष को आजाद कराने के लिए दर दर भटक रहे थे और जंगलों में रहकर घास की रोटियां खाकर देश को मुगलों से बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं मानसिंह मुगलों का साथ दे रहा था। राजा मानसिंह मुगलों का सेना प्रमुख था और आमेर का राजा था। यही नहीं, महाराणा प्रताप और मुगलों की सेना के बीच लड़े गए हल्दी घाटी के युद्ध में वो मुगल सेना का सेनापति भी बना। मगर महाराणा प्रताप ने मानसिंह को मारकर उसकी गद्दारी की सजा दे दी थी। इसके बाद है मीर जाफर, मीर कासिम, टीपू सुल्तान और मीर सादिक। इनमें से किसी को गद्दार कहने के लिए इस्लामिक कट्टरपंथी काफी है, मगर मीर जाफर कहना भी कम नहीं होता है, क्योंकि उसी के राज को भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की शुरुआत माना जाता है। मीर जाफर ने अंग्रेजों की मदद से बैटल ऑफ पलासी में रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलकर जाफर के साथ अपने ही राजा सिराजुद्दौला को धोखा दिया था और भारत में अंग्रेजों की पूर्ण नींव रखी थी। मीर जाफर वर्ष 1757 से 1760 तक बंगाल का नवाब रहा। माना जाता है कि इसी घटना के बाद भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना शुरू हुई थी। मगर मीर जाफर को हटाने के लिए अंग्रेजों ने एक और गद्दार का सहारा लिया था, वो था मीर कासिम। मगर मीर कासिम जब तक समझ पाता कि उसने अंग्रेजों का साथ देकर गलती की, तब तक उसे मार भी दिया गया। मीर कासिम को 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मार गिराया। टीपू सुल्तान दक्षिण भारत का औरंगजेब था। वो हिंदुओं पर बहुत अत्याचार करता था, मगर हर बार की तरह एक इस्लामिक शासन में एक मुस्लिम द्वारा ही खंजर घोंपने की प्रथा जारी थी और मीर सादिक नामक उसके एक मंत्री ने अंग्रेजों का साथ देकर उसके साथ गद्दारी की। दक्षिण भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ क्योंकि मीर सादिक को अंग्रेजों ने आसानी से अपने रास्ते से हटा दिया। दोस्तों, इसके बाद है फणींद्र नाथ घोष। वैसे इस कड़ी में फणींद्र नाथ घोष उस गद्दार का नाम सबसे ऊपर माना जाएगा, जिसने सैंडर्स वध कांड और असेंबली बम कांड में भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी और इसी गवाही के आधार पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को आरोपी बनाकर उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। फणींद्र नाथ घोष ने ही सरकारी गवाह के तौर पर पंडित आजाद के शव की शिनाख्त की थी। लेकिन घोष की गद्दारी से गुस्साए भगत सिंह के साथ ही जो जेल में डाल दिए गए योगेंद्र शुक्ल और गुलाब चंद्र गुलाली 1932 में दिवाली की रात खुफिया तरीके से भाग निकले। जेल से निकलते ही उन्होंने गद्दार फणींद्र नाथ घोष को सजा देने की कसम खाई। इस कसम को पूरा किया योगेंद्र शुक्ल के भतीजे बैकुंठ शुक्ल ने।
जिसने खुखरी से घोष को मार डाला। वार इतने जानलेवा थे कि घोष चीखे मारता जमीन पर लौट गया। बेतिया अस्पताल में करीब सप्ताह भर जिंदगी व मौत के बीच जूझते हुए फणींद्रनाथ घोष की कहानी खत्म हो गई। बेशक बैकुंठ शुक्ल 6 जुलाई 1933 को हाजीपुर पुल के सोनपुर वाले छोर से गिरफ्तार कर लिए गए और फांसी पर लटका दिए गए, मगर वे अपना काम बखूबी कर चुके थे। इसके बाद दोस्तों नंबर आता है कांग्रेस का। गद्दारी की बात हो और भारत की सबसे पुरानी पार्टी को भूल जाएं, ऐसा असंभव है। कोई एक नेता की बात हो तो नाम लिया जाए, मगर जिस पार्टी के नेताओं ने समय समय पर देश और हिंदुओं की पीठ में खंजर घोंपा, उसमें किसी एक व्यक्ति का नाम लेना बाकियों के साथ अन्याय होगा। इसीलिए 1885 में स्थापना से लेकर आज तक कांग्रेस के नेताओं का इतिहास दागदार रहा है, जिसमें नेहरू से लेकर गांधी तक सब नेताओं के दामन हिंदुओं और देशवासियों के खून से सने हुए हैं। कांग्रेस की देश को जो देन है वो मुख्यतः ये है 1947 में देश विभाजन, कश्मीर समस्या, 1962 में चीन से लड़ाई में भारत की पराजय, देश के बंटवारे वाले प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर नेहरू के थे, सुभाष चंद्र बोस की गुमनामी पर चुप्पी साधने वाले नेहरू थे, और इतिहास में कहा भी ये जाता है कि चंद्रशेखर आजाद को यदि किसी ने छल से मरवाया तो वो नेहरू ही थे, क्योंकि माना जाता है कि अंत समय में आजाद नेहरू से मिले थे, जिसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया और जिसके बाद उन्हें खुद को गोली मारनी पड़ी। तो दोस्तों ये थे भारत के मुख्य गद्दार, जिनके बारे में आज हमने आपको बताया। अगर आपके पास भी ऐसी कोई रोचक जानकारी है तो उसे आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए।